हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आई हूँ साइंस से एक टॉपिक जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है कोशिका, जिसे इंग्लिश में सेल कहते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं सेल के बारे में। सेल जो है इसका इंग्लिश नाम है, मगर इसका जो टेक्निकल नाम साइटो है, साइटो। और इसका जो हम अध्ययन करते हैं इसे हम साइटोलॉजी बोलते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आप यह याद रखेंगे कि कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कोशिका की खोज की। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1965 में। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज जो की थी वो एक मरी हुई कोशिका थी। तो अगर आप याद रखना कि मरी हुई कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। तो जीवित कोशिका की खोज एंटोनी बॉन व लुएनहॉक ने की थी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। तो आप इसे याद रखेंगे कि जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लुएनहॉक ने की थी। ठीक है, अब बात करते हैं हम कोशिका का सिद्धांत किसने दिया। कोशिका का सिद्धांत 1839 में एमजे स्लाइडेन तथा स्वान, इन दोनों वैज्ञानिकों ने कोशिका की थ्योरी दी। तो तीन चीज हो गई, एक तो कोशिका का अध्ययन किसे कहते हैं, साइटोलॉजी को। ठीक है, और कोशिका किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। 16 और कितनी सन में की, 1665 में की। तीन चीज क्लियर। ठीक है, अब जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो एंटी वॉन लुएनहॉक ने की। ठीक है, अब बात करते हैं सेल थ्योरी किसने दी। सेल थ्योरी मतलब कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो याद रखेंगे 1839 ईस्वी में एमजे स्लाइडेन व स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया। अब बात करते हैं तीसरे इम्पोर्टेंट चीज़ की, कोशिका की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। याद रखेंगे, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है सेल की। ठीक है, तो ये, और सबसे बड़ी है शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर बात करें हम सबसे बड़ी कोशिका की, तो सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, अब बात करते हैं हम मानव में। ह्यूमन में सबसे स्मॉल कोशिका कौन सी है, तो ह्यूमन में सबसे छोटी सेल मतलब स्मॉल सेल इन ह्यूमन, इस तरह से याद रखेंगे। सबसे छोटी कोशिका मानव में शुक्राणु है, मतलब स्पर्म। ठीक है, अब बात करते हैं मानव में सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु। ठीक है, अब बात करते हैं हम मानव में सबसे बड़ी कोशिका मतलब सबसे लंबी कोशिका। मानव में सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन। ओके, तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो एक बेसिक क्वेश्चन है साइंस में। तो सब याद रखेंगे, मानव में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, इसकी परिभाषा की। कोशिका सभी जीवों की शारीरिक संरचना की आधारभूत व संरचनात्मक स्ट्रक्चरल व प्रक्रियात्मक इकाई है। इसमें प्राय स्वतः जनन होता है, मतलब सेल्फ रिप्रोडक्शन होता है। कोशिकाएं ही जीवों के शरीर का निर्माण करती हैं। अब मैं बात आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे आपने ईंट देखी होंगी, छोटी छोटी ईंट होती हैं। जैसे छोटी छोटी ईंटों से एक मकान का या एक घर का निर्माण होता है जब वो आपस में जुड़ जाती हैं, तो वैसे ही हमारे शरीर का निर्माण छोटी छोटी कोशिकाओं से होता है। तो जो हमारे पूरे शरीर का निर्माण है
मतलब ह्यूमन शरीर बना हुआ है तो उसका निर्माण किससे हुआ, कोशिकाओं से हुआ है। तो एक इसकी बेसिक सी डेफिनेशन है। जैसे हम इंग्लिश में ही इसकी परिभाषा देखें, इट इज़ ए बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जीवन की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है कोशिका हमारे शरीर की। अब बात करते हैं हम कोशिका होते कितने प्रकार की है। तो कोशिका 2 प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक, दूसरी यूकेरियोटिक सेल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं। यह 2 ग्रीक शब्दों के सहयोग से निर्मित हुई। जैसे प्रो का मतलब होता है पहले, तथा कैरियन का मतलब होता है केंद्रक। ठीक है, केंद्र, इसका शाब्दिक अर्थ हुआ कि इस केंद्रक से पहले ही इसका निर्माण हो चुका है। नंबर 3, ऐसी कोशिकाएं जिनमें स्पष्ट केंद्रक मतलब ट्रू न्यूक्लियस का अभाव होता है, मतलब न्यूक्लियस नहीं होता, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। तो आप याद रखेंगे, क्वेश्चन में ये पूछ ले जाता है कि केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता या यूकेरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। तो आप आसानी से याद रखेंगे कि प्रोकैरियोटिक में कोशिकाओं में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। अब बात करते हैं नंबर 4 की। अधिकांश एक कोशिका जीवों मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोटिक कोशिका जाती है। मतलब आप याद रखेंगे कि जैसे इसके एग्जाम्पल हैं आर्किया हो गया, बैक्टीरिया, एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। इन कोशिकाओं में यूनिसेलुलर मतलब एक ही कोशिकाओं से इन जीवों का निर्माण हुआ रहता है। जैसे अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक कोशिकीय जीवों के नाम बताइए, तो आप उसमें से आप कई एग्जाम्पल जैसे बता सकते हैं, एल्गी, बैक्टीरिया, आर्किया, ये सब एक कोशिकीय जीवों के एग्जाम्पल हैं। पॉइंट नंबर 5, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार सामान्यतः 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के बीच होता है। साइटोप्लाज्म के अनियमित बिखरे हुए रूप में, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। पॉइंट नंबर 6, कोशिका भित्ति पाई जाती है, मतलब सेल वॉल पाई जाती है। याद रखेंगे इसमें कि सेल वॉल किस में पाई जाती है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म का मतलब कमी पाई जाती है। पॉइंट नंबर 8, राइबोसोम प्रोटीन उत्पादक कोशिकाएं रिक्तिकाएं तथा पोषक पदार्थों का संग्रहण अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करने वाली कोशिकाओं उपस्थित होते हैं। ठीक, तो ये इसके मेन कैरेक्टर थे प्रोकैरियोटिक सेल्स के। अब बात करते हैं हम यूकेरियोटिक सेल्स की। इसमें क्या क्या होता है देखिए, 2 ग्रीक शब्दों से इसका भी निर्माण हुआ है। जैसे यू मतलब बेल डबला, जिससे अच्छे से निर्माण होना या विकसित होना। कैरियन का मतलब केंद्रक, मतलब बेल डेवलप केंद्रक इसमें होता है। अब हम इसका डिफरेंस समझ सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता, यूकेरियोटिक में केंद्रक हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 2 की। ऐसी कोशिकाएं जिनमें पूर्ण विकसित केंद्रक तथा झिल्ली युक्त कोशिकाएं उपस्थित, मतलब झिल्ली युक्त मतलब मेम्ब्रेन ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब कोशिकांग होते हैं। मेम्ब्रेन युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं। उदाहरण जैसे प्रोटिस्टा हो गया, कवक, पादप जंतु,
जंतुओं में ये कोशिका पाई जाती है, मतलब यूकेरियोटिक कोशिका किस किस में पाई जाती है। अगर हमारे एग्जाम में आता है तो हम आसानी से बता सकते हैं। प्रोटिस्टा, कप्पो, पादपों तथा जंतुओं में ये कोशिका पाई जाती है। पॉइंट नंबर 3, इसका आकार प्रोकैरियोटिक सेल की तुलना में बड़ा होता है। सामान्यतः ये 10 UM से -100 UM आकार की होती है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। इसे केंद्रक तथा दोहरी झिल्ली का आवरण होता है। इसमें मतलब न्यूक्लियस और डबल लेयर होती है, मतलब दोहरी झिल्ली, डबल मेम्ब्रेन का आवरण होता है, जैसे गोल्गी कॉइल, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम आदि कोशिकाओं का उदाहरण है। मतलब इसमें हम कह सकते हैं कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में डबल मेम्ब्रेन झिल्लियों का आवरण होता है। अब बात करते हैं यूकेरियोटिक कोशिकाओं को वर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे पादप कोशिका, जंतु कोशिका। अब बात करते हैं हम, अगर हम इनकी मतलब डिफरेंस देखें हमने, तो मैंने एक टेबल में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ पादप कोशिका की। कोशिका भित्ति इसमें अनुपस्थित होती है, मतलब अब्सेंट होती है। कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल अनुपस्थित होती है, अब्सेंट होती है। प्लाज्मा निर्मित कोशिका झिल्ली का आधार पाया जाता है। ठीक, प्लाज्मा झिल्ली निर्मित कोशिकाओं के बाहर भित्ति उपस्थित होती है, मतलब प्लाज्मा निर्मित जो कोशिका होती हैं इसके बाहर भित्ति उपस्थित होती है। ठीक है, इसमें केंद्रक प्रेजेंट होता है लेकिन मिडिल पार्ट में, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है लेकिन बीच में। ठीक है, अब बात करते हैं, इसमें केंद्रक उपस्थित होता है लेकिन किनारों में। इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन उपस्थित होती है, इसमें भी उपस्थित होती है। अब बात करते हैं हम इसी पॉइंट नंबर 4 की, प्लांट सेल की। हरित लवक, इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता, इसमें पाया जाता है। ठीक है, लाइसोसोम उपस्थित होता है, इसमें अनुपस्थित होता है, मतलब अब्सेंट होता है। अंतःप्रद्रवी मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुरदरी एवं चिकनी दोनों प्रकार की होती है और संख्या में अधिक होती है। इसमें दोनों प्रकार की एंडोप्लाज्मिक जालिका होती है मगर संख्या में कम होती है। आप इतना अंतर याद रखेंगे। पॉइंट नंबर 7, प्रकाश संश्लेषण इसमें नहीं होता है। पादप इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। कार्बोहाइड्रेट का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है, कार्बोहाइड्रेट का संचय स्टार्च के रूप में होता है। ठीक है, आप याद रखेंगे इस तरीक़ा से। अब बात करते हैं, इतना अगर आपको समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ती हूँ। अब हम बात करते हैं सेल स्ट्रक्चर की, कि सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है। ठीक है, जंतु तथा पादप मतलब एनिमल तथा प्लांट दोनों प्रकार की कोशिकाएं एक स्पेसिफिक टाइप की होती हैं, मतलब एक विशेष प्रकार की होती हैं। ठीक है, आंतरिक मतलब इंटरनल व एक्सटर्नल जो इनकी स्ट्रक्चर होती है वो विभिन्न मतलब डिफरेंट टाइप के घटकों से निर्मित होती है। सभी कोशिकाएं कुछ विशिष्ट कार्यों को संपन्न करते हैं। अब बात करते हैं हम कोशिका की संरचना, जो इस टेबल द्वारा मैंने एक्सप्लेन कर रखी है। अब देखो, कोशिका की जो संरचना हो गई है, इसमें बनेगी पादप कोशिका, जंतु कोशिका। पादप कोशिका से कोशिका भित्ति बनेगी, केंद्रक बनेगा, कोशिका द्रव्य बनेगा। जंतु कोशिका से कोशिका झिल्ली बनेगी, केंद्रक बनेगा, कोशिका द्रव्य बनेगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका भित्ति, अगर हम बात करें कोशिका भित्ति की, जो कि पादप में पाई जाती है, कोशिका भित्ति पादप में पाई जाती है। पादप का बाह्य आवरण होती है जो सेलुलोज से निर्मित होती है। जो पादपों में कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, आप याद रखेंगे। ठीक है,
कोशिका भित्ति सेमी परमेबल होती है। जल, प्रोटीन, अति सूक्ष्म कण इससे प्रभावित हो सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है जो कोशिका भित्ति होती है वो सेमी परमेबल होती है, अर्ध पारगम होती है। इसमें जल, प्रोटीन और छोटे छोटे माइक्रो सूक्ष्म कण इससे मतलब आर पार हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पादपों के अतिरिक्त जीवाणु, शैवालों एवं कवकों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति के प्रकार, कोशिका भित्ति को इस प्रकार डिवाइड किया हुआ है, मतलब बांटा हुआ है। जैसे कोशिका पादप कोशिका भित्ति, जीवाणु कोशिका भित्ति, कवक कोशिका भित्ति, शैवाल कोशिका भित्ति। अब बात करते हैं हम पादप कोशिका भित्ति की। ये सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, जीवाणु की जो कोशिका भित्ति बनी होती है, आप याद रखेंगे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पादप कोशिका किसकी बनी होती है, तो ये सेलुलोज की बनी होती है। अब जीवाणु कोशिका भित्ति ये बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकॉन से निर्मित होती है। आप इसे भी याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कवक की कोशिका भित्ति ये ग्लूकोसेमिन नामक बहुलक से निर्मित होती है। अब बात करते हैं हम शैवालों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। ये ग्लाइकोप्रोटीन व पॉलीसेकेराइड से निर्मित होती है। तो दोस्तों ये था कोशिका भित्ति का कोशिका चैप्टर का पार्ट 1। आगे भी मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगी, तब तक आप इसे रिवाइज कीजिए। इससे क्वेश्चन, इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसे ही वीडियो देखने को आगे भी मिली रहेंगी। कृपया चैनल पर बने रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।